नमस्कार छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी। आप लगातार चैनल एग्जामिन यू के माध्यम से यूट्यूब पर हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं। हिंदी का लगभग आपने सारा कोर्स ऑनलाइन पढ़ा है, लगभग कोर्स समाप्ति की ओर है। और इस समय अब हम लोग एक खंड बचता है निबंध का। तो उस निबंध में हम लोगों की पूरी बौद्धिक परीक्षा होती है और उसमें हम लोग अपने विचारों को, अपने मौलिक विचारों को उस निबंध में भरते हैं। निबंध को लिखने का सिस्टम क्या है कि सबसे पहले निबंध में जो भी हम विषय वस्तु रखने वाले हैं उस विषय वस्तु को हम लोग क्रमबद्ध अपने मस्तिष्क में पहले संजो लें और संजोने के बाद फिर उसकी एक क्रमबद्ध रूपरेखा बना लें। उस रूपरेखा में निबंध के मुख्य रूप से 3 ही भाग होते हैं, प्रस्तावना, और बीच का जो भाग है वो विस्तार, और अंत में उपसंहार। ऐसे 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम निबंध को रखते हैं। अब पहले प्रस्तावना के बाद में जो विस्तार क्षेत्र आता है, उस विस्तार क्षेत्र में हम लोग कई बिंदु ले लेते हैं और उन बिंदुओं को बीच में रखते हैं, उसमें पूरा विस्तार ले लेते हैं पूरे उस विषय का। और अंत में जो कुछ भी उस विषय से संबंधित हम लोगों ने समग्र जो विषय वस्तु को चुना है उसको हम लोग जो है उसमें उपसंहार में उसका सभी का समापन करते हैं और सबको समावेशित करते हुए उपसंहार में उसको समाप्त करते हैं। तो आप देखते हैं साहित्यिक निबंध होते हैं, तो साहित्यिक निबंधों में हम लोग तत्सम शैली को उसमें डालते हैं और कुछ कठिन भाषा भी उसके अंतर्गत आ जाती है। कहीं कहीं पर आत्मकथात्मक निबंध होते हैं, तो आत्मकथात्मक शैली में हम अपनी शैली में, अपने मौलिक अभिव्यक्ति में विषय को आगे बढ़ाते हैं। कहीं पर नाटकीय कोई निबंध होते हैं तो उसमें नाट्य और संवाद शैली का उसमें प्रयोग करते हैं। इस तरीके से निबंध विचारात्मक निबंध है जिसमें हम गंभीर विषयों को गवेषणात्मक शैली में भी उनको भरने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे निबंधों को, कई प्रकार के निबंध इसमें होते हैं। आज हम सभी भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये बड़ा ही रोचक निबंध है जिसको आप लोग अभी क्रम से समझेंगे। तो आप देखते हैं कि जो जैसे भारतीय समाज में नारी का स्थान विषय आता है तो अनेक विचार आपके मस्तिष्क में कौन से आते होंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख विचार बिंदु हम लोगों ने निर्धारित किए हैं उसमें है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? वो जो विषय का पूरा परिक्षेत्र होता है उस परिक्षेत्र को हम रोचक ढंग से प्रस्तावना में रखते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे कि नारी के संबंध में बात करें तो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के गृहस्थी रूपी जीवन में जो गृहस्थी रूपी रथ है उसके 2 पहिए होते हैं, एक नारी और एक पुरुष। नारी और पुरुष जब ये दोनों पहिए चलते हैं तो गृहस्थी रूपी रथ चलता है। और कहते हैं कि नारी जो है वह बहुत ही प्रमुख बिंदु है। नारी घर की सारी जिम्मेदारी नारी के हाथ में होती है, पुरुष के सारे कार्यों की जिम्मेदारी आप देखते हैं वह बाहर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी पुरुष के हाथ में होती है। जैसा कि आप घरों में देखते ही हैं, अपने अपने घरों में माता पिता का जो रोल रहता है उसको आप देखते हैं। और जो माता का रोल है, माँ का जो रोल है, स्त्री का जो रोल है, तो पुरुष के साथ में जो स्त्री का रोल है वो तो कई रूपों में है। वो मित्र के रूप में परामर्श भी देने वाली बन जाती है, खिलाने पिलाने में, सेवा करने में वह माता का भी रोल किरदार अदा करती है। सचिव के रूप में वो एक प्रकार से पूरा मंत्रणा देती है। इस तरीके से उसके कई रूप बन जाते हैं। इस प्रकार जो नारी है वह पुरुष के संपूर्ण जीवन में अपना योगदान करती है। इसीलिए हमारे अतीत काल में नारी को बहुत स्वतंत्रता, बहुत आदर प्राप्त था। और कहते हैं कि जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, कहते हैं उसमें देवता निवास करते हैं, उसमें देवता निवास करते हैं। महाराज मनु ने ऐसा लिखा भी था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा महाराज मनु ने जो है नारी के संबंध में कहा था कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। इस प्रकार महाराज मनु ने नारी को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया। और
इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जो नारी है वो नारी का अपना बहुत ही बड़ा समाज में, परिवार में, व्यक्ति के साथ उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप इस तरीके से पूरी प्रस्तावना को अपने विचारों से, अपने मौलिक अभिव्यक्ति से उसको बनाने का प्रयत्न करें। कहते हैं जो मन में आपके विचार होते, बिखरे हुए विचार होते हैं, आप घबराइए नहीं, जो बिखरे हुए विचार होते हैं उनको हम प्रस्तावना में सार संक्षेप में संचित करके उनको रख देते हैं। प्रस्तावना भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। कोशिश ये करें कि प्रस्तावना में कोई न कोई कोटेशन, कोई न कोई काव्य उद्धरण डाल सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरा बिंदु आप, भारतीय नारी का अतीत। अब आप लोग चलते हैं बीते हुए समय। अतीत का मतलब जानते होंगे आप, बीता हुआ समय। और बीता हुआ समय तो बहुत ही वैभवपूर्ण था ही। तो अतीत काल में जो नारी की जो स्थिति थी वह बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही उच्च थी। नारी को बहुत सम्मान प्राप्त होता था। नारी को पुरुषों के बराबर उनको अपनी बात रखने का अधिकार था, उनके अंदर स्वतंत्रता थी। और वह शिक्षा के क्षेत्र में, विद्वत्ता के क्षेत्र में भी बहुत आगे थी। आपने देखा कि आपने जनक के दरबार में आपने याज्ञवल्क्य को गार्गी का संवाद आपने सुना होगा, उसका वर्णन आता है। मंडन मिश्र की पत्नी जो भारती थी, जब मंडन मिश्र उन्होंने देखा कि हमारे पति जो है वो शास्त्रार्थ में हार गए हैं, तो उन्होंने, भारती ने जो है स्वयं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। युद्ध के क्षेत्र में आप देखते हैं कि राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी गई थी। और इतना ही नहीं, वो वीरतापूर्ण उन्होंने कार्य भी किए। कहते हैं कि उनके रथ की जो कील निकल गई पहिए की, तो उसने अपनी उंगली को उसमें लगा दिया था। तो इस तरीके के अनेक उदाहरण नारियों की वीरता के, नारियों की विद्वत्ता के, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिनको आप अतीत काल में पढ़ते आ रहे हैं। तो अतीत काल में जो नारी थी स्वतंत्रता को प्राप्त थी, विद्या भी प्राप्त करती थी, अध्ययन भी करती थी, और पुरुष के समान वह आगे बढ़ती थी। अनेक क्षेत्रों में उनके योगदान आप मिलते हैं। कहीं आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई का कितना बड़ा जो है वो नाम आता है, पद्मिनी का, इनका सबका कितना नाम आता है। तो नारियां जो थी वो अपने विचारों में स्वतंत्र थी और वह विद्वान भी होती थी, शास्त्रार्थ करती थी पुरुषों से। आपने शकुंतला, कालिदास का आप देख लीजिए, ये कितना जो है वो बड़ा वर्णन आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। आप देखते हैं ऐसे अनेक उदाहरण आप देखते हैं। कालिदास विद्वोत्तमा के देखिए। तो ये तमाम उदाहरण इसमें आप भारतीय समाज में जो नारी का अतीत कितना उज्जवल था, ये सब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। निरंतर आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। बीच बीच में आप इसको रोक कर देख लें, अपने मित्रों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके लिए लिंक मिलेगा, और उस लिंक के माध्यम से आप जो PDF वगैरह भी चाहते हैं तो इसकी PDF भी आपको भेज दी जाएगी। पढ़ते रहिए। अभी हम लोग निबंध के प्रकरण को, इसको सारे जो टॉपिक हैं उनको समाप्त करेंगे। उसके बाद में हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर में जाएंगे। जो सारा पाठ्यक्रम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। आगे देखें, मध्यकाल में भारतीय नारी। अब जब मध्यकाल आया, मुगल शासन आ गया। मुगल शासन, वैदिक काल की बात अभी आपने पढ़ी। अब जब मुगल शासन आ गया तो मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक थे, उनके प्रभाव के कारण हमारे जो हिंदू राजा थे, जो हिंदू शासक थे, वह, उनका ढांचा थोड़ा चरमरा गया। उनका थोड़ा व्यक्तित्व, उनका अपना अस्तित्व भी खतरे में उन्हें दिखाई दिया। तब इन्होंने क्या किया कि मुगल शासकों की ही मनसा के अनुसार, उन्हीं के अनुसार वह कार्य करने लगे। और धीरे धीरे जब हमारे पुरुष वर्ग जब मुगल शासकों के अनुरूप चलने लगा, तो नारी की स्थिति वहां पर चरमरा गई। नारी की स्थिति जो ही चरमरा गई, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो नारी को एक भोग्या, एक विषय वासना की वस्तु मानते थे। उनके मन में जो अतीत काल में जो नारी के प्रति जो सम्मान था, वो भाव उनके अंदर नहीं था, और वह उसको एक भोग्या के रूप में ही मानते थे। उनकी जो, हमारी जो हिंदू जो बालिकाएं थीं, वह शिक्षा से भी वंचित हो गईं, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचाना कठिन था। इसलिए
हमारे जो हिंदू लोग थे वह बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजते थे, क्योंकि उन्हें अपनी लाज शर्म, उनकी इज्जत की चिंता थी। इसलिए बाल विवाह प्रारंभ हुए और बचपन में ही, कम उम्र में ही लड़कियों के विवाह कर दिए जाते थे, ताकि बच्ची जो है वो बड़ी हो रही है, वो अपने घर जाए और सारी समस्याओं का अंत हो। तो एक प्रकार से उन पर वो जो नारी थी वो बंधी बंधी रहने लगी। पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय शुरू हुआ, बाल विवाह शुरू हुआ, यानी महिला जो थी वो एक भोग्या बन करके रह गई और वह उसका विकास हमारे उस मध्यकाल में नहीं हो सका। हमारे जो है वो गुप्त जी ने यहाँ पर अपनी वेदना को व्यक्त भी किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। उन्होंने लिखा भी है, अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पीडीएफ से आएगी, उसमें आप देख सकते हैं। ये किसने लिखा है? ये महर्षि गुप्त ने इस बात को स्पष्ट किया। इसको महाराज मनु ने कहा था। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी स्त्री की जो एक दयनीय दशा का, उनकी जो एक बहुत ही बिगड़ती हुई स्थिति का चित्रांकन इस पंक्तियों में उन्होंने किया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, आजकल तो नारी का आप स्वरूप देख ही रहे हैं कि ये नारी का स्वरूप कब से बदला है। जब से हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेज आए, तब से वो नारी जो थी वह अपने को थोड़ा स्वतंत्र उसने महसूस किया, वो फैशन में आ गई। और आज आप देख रहे हैं नारी की स्थिति क्या है। तो आधुनिक युग में नारी है, अभी तक आप पढ़ रहे थे, तो आधुनिक युग में नारी की स्थिति क्या है। तो आधुनिक युग में जो नारी है उसने उसमें स्वतंत्रता आ गई। जब से अंग्रेज अपने देश में आए तब से नारी के अंदर एक स्वतंत्र चेतना पैदा हुई। उसके ऊपर से जो मुगल काल की जो बंदिश थी वो बंदिशें समाप्त हो गई और वह जो है वो निरंतर आधुनिक युग में स्वतंत्र होती चली गई। वह उसके मानसिक विचारों में भी परिवर्तन आ गया, वह आडंबर और फैशन में भी पड़ने लगी। निश्चित रूप से उसके विचारों में अंतर आ गया, वो अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व का अनुभव करने लगी और वह धीरे धीरे आधुनिक युग की जो नारी थी वो प्रत्येक कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ने लगी। अध्यापिका वो बन गई, अनेक कोचिंग क्लासों में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया। आप देखते हैं इतना ही नहीं, जो गृह कलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं, गृह कला है, आपकी जो है चित्रण है, आपकी जो ललित कलाएं हैं जिसमें गायन है, संगीत है, वादन है, इनमें सभी में नारियों का अपना प्रभुत्व बढ़ गया। इतना ही नहीं, आप देखते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो आविष्कार हो रहे हैं उन क्षेत्रों में भी जो है नारियों ने पुरुष के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर के वो आगे चलने लगी। और आधुनिक काल में नारी राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसी नारियां हैं जो विधायिकाएं हैं, जो विधानसभा की सदस्या हैं, विदेशों में राजदूत हैं, और ना जाने वो कितने। हमारे यहाँ की एक महिला तो प्रधानमंत्री तो काल में भी रही, उसने अपना प्रधानमंत्री का दायित्व भी वहन किया है, उसको आप जानते ही हैं, इंदिरा गांधी के नाम को जानते हैं पहले से। विजया लक्ष्मी पंडित का आप नाम जानते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्षा तक रही है और वो स्वतंत्रता उसको मिलती गई। तो नारी को सब प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इतना ही नहीं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया, तो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने पर सामाजिक आंदोलन भी प्रारंभ हुए। उधर देशभक्त आज़ादी के लिए भी, स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे थे, इधर अपने जो है वो महर्षि दयानंद हैं, राजा राममोहन राय हैं, इन सभी ने सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किए। सती प्रथा का अंत हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उसमें अपना योगदान किया और सती प्रथा का अंत हुआ, ये बाल विवाह का उसमें अंत हुआ और नारी को निरंतर स्वतंत्रता मिलती गई। इतना ही नहीं, अपना जो संविधान है उस संविधान में भी अनुच्छेद 14 और 15 में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई है, पुरुषों के समान उसको समान अधिकार की बात कही गई है। 1956 में उन्होंने लड़के के बराबर लड़की को भी अधिकार प्रदान कर दिए संविधान ने, और साथ साथ 1961 में
दहेज प्रथा समाप्त करने का कानून बना। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो नारी है उसको निरंतर स्वतंत्रता प्राप्त होती गई और वह जो है निरंतर अपने अंदर स्वतंत्रता महसूस करती गई, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती गई, वैज्ञानिक आविष्कारों के क्षेत्र में। और आप देखते हैं कि जो हमारा जो वैज्ञानिक है वो मंगल ग्रह तक गया है, चंद्रमा तक गया है। इन सभी में हमारे जो है वो महिलाओं का भी बराबर का योगदान है। हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि आप यातायात के क्षेत्र में देखें तो पायलट लड़कियां हैं, या फिर आप कहीं भी पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो आज लड़कियां जो है लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। हर तरीके से उनको जो है वो स्वतंत्रता है आगे बढ़ने की। अब वो घर के चार दीवारी के अंदर बंद रहने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो भारतीय नारी है उसने आधुनिक युग में हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की है। पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के वो चल रही हैं। और अब तो आधुनिक युग में और आगे आप बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी तक शमशान तक लड़कियां नहीं जाती थी, अब वो शमशान तक कन्याएं लड़कियां जाती हैं। मुखाग्नि तक आजकल वो देने लगी। सारे अधिकार पुरुषों के उनके पास चलते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो अब नारी किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इस तरीके से हम अपनी विचार शैली को, हम अपने भावों को अनेक क्षेत्रों में, कहीं राजनीति का क्षेत्र, आप डॉक्टरी की लाइन में चले जाइए तो चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल नारियां कहीं पीछे नहीं है। अगर डॉक्टर हमारे पुरुष हैं तो स्त्रियां भी डॉक्टर हैं। विदेशों में लड़के काम कर रहे हैं तो लड़कियां भी काम कर रही हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़के आगे हैं तो लड़कियां भी आगे हैं। राजनीति के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि सांसद सदस्य महिलाएं भी हैं, संसद सदस्य पुरुष भी हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम मिलाकर के वो आगे बढ़ रही हैं। उन्हें स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। तमाम प्रकार के एनजीओ, तमाम प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं जिसमें महिला युवा मोर्चा की वो सदस्य है, या फिर और अनेक प्रकार की जो महिलाओं के शोषण हो रहे हैं उस शोषण को आवाज उठाने के लिए महिलाएं ही आगे आ रही हैं। और अनेक प्रकार की चीजें इसमें सरकार भी उसमें ध्यान दे रही है। कहीं पर महिलाओं के लिए अलग उन्होंने हेल्पलाइन बना दी है ताकि वो अपनी बात को कह सकें। और आज पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहस के साथ महिलाएं अपनी बात समाज में रख रही हैं। उनका व्यक्तित्व तो प्रभावी होता ही है, उनकी वक्तृत्व कला भी बड़ी बेजोड़ है। और आप देखते हैं निरंतर आप पढ़ते भी होंगे तो इन सब विचारों को हम लोग उदाहरणों को अपने उसमें डाल सकते हैं निबंध में। पढ़ते रहिए ध्यान से, पूरा निबंध लास्ट तक देखिए। आगे देखते हैं पाश्चात्य प्रभाव एवं जीवन शैली में परिवर्तन। पाश्चात्य प्रभाव, अब जब वो पाश्चात्य शैली, अंग्रेजों का जब शासन चलने लगा, अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारे समाज में व्याप्त हो गया। और उस पश्चिमी संस्कृति प्रभाव में स्त्रियां भी स्वतंत्र हो गई, पैसे की भी अधिकता हो गई। तो कहते हैं कि जब बहुत अधिक पैसा हो जाता है तो लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की ओर मनुष्य की मानसिकता को प्रकट कर देता है। तो पाश्चात्य प्रभाव हमारी महिलाओं पर बहुत पड़ा। वो सभी महिलाएं अब वो साधारण वस्त्रों में, साधारण वेशभूषा में घर के अंदर वो रहना पसंद नहीं करती। वह फैशनेबल हो गई, वो फैशन में रहने लगी। और फैशन में रहने की वजह से उनके कहते हैं कि वो एक प्रकार से वो फैशन में रहने के कारण वो शॉर्ट वस्त्रों में रहना पसंद करने लगी। और उनके अपने रहन सहन, उनके चाल ढाल, उनकी वेशभूषा, ये सब, यानी जो महिला है वो अपने लिए एक प्रकार से रंगीनियों से रंगी हुई अपने को बनाए रखना चाहती है। और ये अपेक्षा करती है कि जो पुरुष है हमें एक खिलौना है और पुरुष हम को एक खिलौना के रूप में हमसे खेले। इस प्रकार की मानसिकता उनकी हो गई है और यह प्रवृत्ति उनको निरंतर गड्ढे में ढकेल रही है। इससे उनका पतन होता जा रहा है। जो हमारे नारियों में जो मानसिक स्थिरता थी उसमें दुर्बलता आई है और इस मानसिक दुर्बलता की वजह से निश्चित रूप से वह पतन की ओर जा रही है। तो जो पाश्चात्य प्रभाव के कारण उसकी जीवन शैली में परिवर्तन मैं जो बताना चाह रहा था, उनकी जीवन शैली परिवर्तित हुई है। उनके रहने का, उठने का, खाने पीने का, उनके घूमने का, उनके पहनने का, सभी में अंतर आ गया। उनके वस्त्र
जो पूरे शरीर को ढकते थे वो शॉर्ट वस्त्र हो गए हैं। और कहते हैं कि जैसा जो लिबास होता है उसी प्रकार से मानसिकता बनती है, तो उनके माइंड भी नैरो होते जा रहे हैं, नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं वो लोग। तो जैसे जैसे वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे समाज में उनका अपना जो एक सीमित दायरा होता जा रहा है। जो लोग उनके हैं, जिन लोगों से वो प्रेम करते हैं, आज समाज केवल स्वार्थ जिससे पूरा होता है उतने ही लोगों से संबंध रखता है, और धीरे धीरे समाज का जो अपना जो सामाजिक दायरा है वो कम होता चला जा रहा है। तो हमारी महिलाएं जो हैं, उनकी जीवन शैली में, उनके रहन सहन में, उनके पहनावे में, उनके खान पान में, उनके कार्यकलापों में परिवर्तन आया है, जिसके कारण आज महिलाएं जो है वो उनके अंदर मानसिक दुर्बलता आई है और वो पतन की ओर जा रही हैं। अगर वो निश्चित रूप से अपनी पुरानी संस्कृति के आधार पर वो चलती तो निश्चित रूप से उनका समाज में बहुत विकास होता। पंत जी ने कहा भी है कि तुम हो तितली तुम ही हो मार्जारी, लेकिन आधुनिके तुम हो केवल नारी। अगर तुम आधुनिकता में दौड़ में आगे बढ़ रही हो तो निश्चित रूप से तुम केवल मात्र नारी हो। ऐसा पंत जी ने बड़े ही कड़े शब्दों में उनके लिए आदेशित भी किया है, स्वर भी दिया है। अब लास्ट में हम लोग देखें तो हम लोग उपसंहार में पहुंचेंगे। उपसंहार क्या होता है? पूरे निबंध का जो हमने विषय वस्तु का चयन किया है, उस निबंध को अब हम सारे बिंदुओं को सार संक्षेप में समावेशित करते हुए हम उनको समाप्ति की ओर चलेंगे। उपसंहार। अब आप सीधे अतीत काल को भी छुएंगे। अतीत काल में जो भारतीय नारी थी उसका अपना अलग सम्मान था। वह शास्त्रार्थों में पुरुष के साथ शास्त्रार्थ कर सकती थी, वो विद्या अध्ययन भी करती थी और उसके लिए पुरुष के बराबर सम्मान था। वो अपना जीवन साथी भी चुन सकती थी। वो किसी के बंधन में, उस पर कोई विशेष बंधन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो समाज बदला है, मुगल काल में नारी को भोग्य वस्तु समझा जाता था, वासना की तृप्ति समझी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे अपना जो अंग्रेज शासन आया तो नारी स्वतंत्र हुई और वह राजनीतिक क्षेत्र में, पायलट के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नारी ने अपना कदम रखा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ी है। और जैसे जैसे पाश्चात्य शैली का नारी के जीवन पर प्रभाव पड़ा है तो नारी ने अपने रूप को बदला है। वो अपने स्थिरता से चंचलता की ओर वो बढ़ी है और निश्चित रूप से इसकी वजह से आप देखते हैं नारियों के साथ निरंतर अप्रिय घटनाएं भी होती जा रही हैं। उनकी लज्जा शर्म को भी लूटा जा रहा है। इस प्रकार वो अपने को अब असुरक्षित भी महसूस करती है। सारी समस्याएं जो है वो नारियों के साथ इस समय इसलिए हो रही हैं कि वो अपने को उन्मुक्त भाव से, अपने को लज्जा शर्म त्याग करके वो बिल्कुल ही उन्मुक्त भाव से वो समाज में निकल पड़ी हैं और अपने आचरण को भी वो है स्थिर नहीं बना पाई। इसलिए जो नारी है उसकी स्थिति जो है वो बहुत वो गिरती चली गई। लेकिन नारी जो है वो पुरुष के जीवन में, इस भारतीय समाज में एक प्रेरक शक्ति है। जैसा कि महाराज मनु ने कहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों का सम्मान घर में ही नहीं, नारियों का सम्मान जिस समाज में होता है वो समाज आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय नारी है उसका समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान है। हमारे जयशंकर प्रसाद ने अपनी भावनाओं को भी इसमें व्यक्त किया है अंत में कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के इस अंतस्थल में। प्रसाद ने लिखा भी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, विश्वास रजत नग पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के इस अंतस्थल में। तो इस तरीके से प्रसाद ने भी ये बताया है कि नारी जो है वो पुरुष के, जब कोई वो कठिन कार्य करके आता है, जब कोई वो युद्ध जीत के आता है और नारी का जब खिलता हुआ चेहरा वो देखता है तो उसके अंदर एक नई चेतना, एक नया प्रणय भाव, नया प्रेम उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है और उसके अंदर एक नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई शांति का उसके अंदर उदय होता है। इस प्रकार जो नारी है वह एक प्रेरणा शक्ति है
समस्त जो है वो पुरुषों के लिए शांति प्रदायिनी है। इस प्रकार आप इस पूरे निबंध को पूर्ण कर सकते हैं। अंत तक पूरा वीडियो आपने देखा है, देखते रहिए। अपने मित्रों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो है उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। चिंता नहीं करें, सारा हम इस निबंध को भी पढ़ाएंगे और जो भी निबंध हैं आपके 4-6, और निबंध के बाद में जो आपके अनसॉल्व पेपर के माध्यम से सारे कोर्स को एक बार रिवीजन कराएंगे। पढ़ते रहिए और अंत तक देखते रहिए, लिखित काम भी करते रहिए, क्योंकि सारी जो परीक्षाएं हैं वो ऐसा कुछ गाइडलाइन है कि ऑफलाइन भी हो सकती हैं और आपकी ऑनलाइन भी हो सकती हैं। इसलिए पढ़ते रहिए और विषय को समझते रहिए, अच्छे अंक प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।